हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। मैं हूं चंद्रिका प्रसाद। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे दोस्तों यूपी टीजीटी सोशल साइंस के लिए पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट। इस प्रैक्टिस सेट में कुल 62 क्वेश्चन शामिल हैं। यह प्रैक्टिस सेट यूपी टीजीटी सोशल साइंस 2021 के प्रश्न पत्र की तरह है। इसके प्रश्नों की प्रकृति 2021 में पूछे गए प्रश्नों की प्रकृति पर आधारित है। इसके सारे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। यह वीडियो आपकी तैयारी में और आपकी सफलता में सहायक सिद्ध होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा चैनल यूट्यूब के उन बेस्ट चैनलों में से एक है जो केवल यूपी टीजीटी सोशल साइंस की तैयारी कराता है दोस्तों। इस प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, भारत में पिछड़े वर्गों के मध्य विशिष्ट समूह की पहचान के लिए भारतीय सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी समिति नियुक्त की गई थी। ऑप्शन में दिया है पहला आर.एन. मिश्रा समिति, दूसरा है रामनंदन समिति, तीसरा है आर.एन. मधोलकर समिति और चौथा है राजेंद्र सचर समिति। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है दोस्तों, रामनंदन समिति। भारत में पिछड़े वर्गों के मध्य विशिष्ट समूह की पहचान के लिए भारतीय सरकार के द्वारा न्यायमूर्ति रामनंदन समिति की नियुक्ति की गई थी। तो आप इसे याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखते हुए किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। दिया गया कथन निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन में दिया है पहला रॉबर्ट मेल्सन और हावर्ड पोर, विलियम रिकर, मार्क रॉबिन्सन और चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है दोस्तों, रॉबर्ट मेल्सन और हावर्ड वोल्फ। सांप्रदायिकता आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से गुजरते हुए किसी बहुलवादी समाज में अपनी पहचान कायम रखने हेतु किसी समुदाय की अपनी राजनीतिक दावेदारी है। यह कथन रॉबर्ट मेल्सन और हावर्ड वोल्फ का है। आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नव उदारवाद से संबंधित है? ऑप्शन में दिया है रॉबर्ट नॉजिक, ए.एफ. हेयग, मिल्टन फ्रीडमैन और ये सभी। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। रॉबर्ट नॉजिक, ए.एफ. हेयग, मिल्टन फ्रीडमैन ये सब नव उदारवाद से संबंधित राजनीतिक विचारक हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक समाजवादी राज्य बल देता है इनमें से किस पर? ऑप्शन में दिया है पहला राजनीतिक स्वतंत्रता पर, दूसरा है आर्थिक समानता पर, तीसरा है निजी संपत्ति के अधिकार पर और चौथा है न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर। तो इसका सही उत्तर क्या है? एक समाजवादी राज्य किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आर्थिक समानता पर। समाजवादी राज्य आर्थिक समानता पर बल देता है। समाजवाद के समर्थक राज्य को सकारात्मक भलाई का उपकरण मानते हैं तथा समाज के धनी और निर्धन वर्गों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश यानी कि ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन में दिया है बोसांके, ब्रेडले, ग्रीन और ये सभी ने। तो इसका सही उत्तर क्या है? ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व इन सभी लोगों ने किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, ये सभी ने। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं? ऑप्शन में दिया है पहला कॉलिन लेज, दूसरा है लूसियन पाई, तीसरा है सैमुअल हंटिंगटन और चौथा है मारियान लेवी जू। तो इसका सही उत्तर क्या है? पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी। इस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों मारियान लेवी जू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त राज्य अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन में दिया है
लॉर्ड चांसलर, स्पीकर, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य अमेरिका में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली होने के कारण राष्ट्रपति राष्ट्र का अध्यक्ष और राज्य का दोनों का अध्यक्ष होता है और दोनों के रूप में कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो अमेरिका में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है अनुच्छेद 21A किस आयु वर्ग के बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है? तो आप जानते ही हैं 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 6 से 14 वर्ष। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है, आप जानते ही होंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? ऑप्शन में दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में वर्णित विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। फिर अगला है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है? ऑप्शन में दिया है 9, 10, 11 और 12। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 11 है। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत संविधान में कुल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के द्वारा उपाधियों को प्रतिबंधित किया गया है? तो आप जानते ही हैं अनुच्छेद 18 के द्वारा उपाधियों का अंत का प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान में। फिर अगला क्वेश्चन है मार्क्सवाद के अनुसार राज्य क्या है? तो मार्क्सवाद के अनुसार राज्य एक वर्ग संरचना है। ऑप्शन नंबर पहला ही इसका सही उत्तर है, राज्य एक वर्ग संरचना है मार्क्सवाद के अनुसार। फिर अगला क्वेश्चन है यह किसका विश्वास है कि राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है? तो यह मार्क्सवादी विचार है, राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का अनिवार्य परिणाम है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी दृष्टिकोण है। राज्य की उत्पत्ति के मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार दोस्तों राज्य की उत्पत्ति वर्ग विभाजन और वर्ग संघर्ष का परिणाम है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है किसने कहा कि भौतिक जीवन में उत्पादन की पद्धति जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया के सामान्य चरित्र का निर्धारण करती है? ऑप्शन में दिया है कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन और रॉबर्ट ओवन। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, कार्ल मार्क्स। मार्क्स के अनुसार उत्पादन की शैली तथा अस्तित्व के भौतिक साधनों पर ही सामाजिक, राजनीतिक और बौद्धिक जीवन की संपूर्ण प्रक्रिया निर्भर करती है। नई ज़रूरतों के दबाव के कारण उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित होते हैं और उसी के आधार पर समाज में भी परिवर्तन होता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि सामाजिक समझौता सिद्धांत संबंधित है इनमें से किससे? ऑप्शन में दिया है पहला राज्य की प्रकृति से, राज्य के कार्य से, राज्य के उद्देश्य से या राज्य की उत्पत्ति से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, डी, राज्य की उत्पत्ति। सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य की उत्पत्ति के लिए प्रतिपादित किया गया है कि राज्य का उदय कैसे हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। तो कथन ये है
कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी निर्वाचन आयुक्त को पद से नहीं हटाया जा सकता है। तो पहली बात इसकी सही है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की अनुशंसा के बिना किसी भी निर्वाचन आयुक्त यानी कि जो अन्य सदस्य होते हैं उनको पद से नहीं हटाया जा सकता है, यह बात सही है। दूसरा है कि उसे निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। उसे यानी कि अन्य निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है, ऐसा लिखा है, जो कि गलत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो पहला सही है इसका और दूसरा गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। ये सही है परंतु आर गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्लेटो ने श्रेष्ठ परिषद यानी कि नोक्टुरल काउंसिल का उल्लेख किस पुस्तक में किया है। ऑप्शन में दिया है पहला द रिपब्लिक, दूसरा है द स्टेट्समैन, तीसरा है द लॉज और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, द लॉज। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द लॉज में श्रेष्ठ परिषद यानी कि नोक्टुरल काउंसिल का उल्लेख किया है, जबकि प्लेटो की सबसे प्रमुख रचना क्या है? रिपब्लिक है। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूसो के अनुसार सही नहीं है। इसमें दिया है पहला कि दो मूल प्रवृत्तियाँ स्वप्रेम और सहानुभूति मानव की प्रकृति का निर्माण करती हैं। क्या पहला सही है? जी हाँ दोस्तों, पहला इसका सही है। दूसरा है कि एक विचारशील मानव दुष्चारी पशु है। तो रूसो से संबंधित यह बात भी सही है, रूसो ने ऐसा माना है। फिर अगला है परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। तो रूसो के अनुसार यह भी सही है, रूसो ने माना है कि परिवार केवल प्राकृतिक समाज होता है। और चौथा है कि समान इच्छा एक समूह की सोच यानी कि ग्रुप माइंड नहीं होता है, होता है समान इच्छा एक ग्रुप माइंड होता है, समूह की सोच। तो यह बात गलत लिखा हुआ है, 3 इसके सही हैं और पहला इसका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, डी वाला रूसो के अनुसार सही नहीं है। रूसो अपनी विश्वविख्यात रचना द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत कहता है कि समान इच्छा एक समूह की सोच होती है, इसीलिए यह बात इसकी गलत है और सब बाकी सब सही हैं। आप इन्हें याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लॉक के अनुसार सही नहीं है। इसमें दिया है पहला कि यह एक सहनशील राज्य है, दूसरा है सरकार के पास स्वविवेकी अधिकार होना चाहिए, चौथा है राज्य को संवैधानिक राज्य होना चाहिए और चौथा है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार नहीं है। तो आप समझ ही गए होंगे, जॉन लॉक ने संपत्ति के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है, इसलिए चौथा इसका सही नहीं है, बाकी 3 सही हैं, केवल डी इसका सही उत्तर होगा। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को जॉन लॉक ने व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। आप जानते भी होंगे, आप इसे याद रखेंगे जो नहीं जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो आप जानते ही हैं महात्मा गांधी ने किया था। फिर अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी की स्वराज्य की अवधारणा का अंग निम्नलिखित में से क्या नहीं था। महात्मा गांधी की स्वराज्य की अवधारणा का अंग इनमें से कौन नहीं था। ऑप्शन में दिया है पहला स्वशासन, सर्वहित की खोज, नैतिक रूप से श्रेष्ठ व्यक्ति का शासन और विधि का शासन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, विधि का शासन। महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा के अंतर्गत विधि के शासन का उल्लेख नहीं किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? क्रांति का कारण सदैव
असमानता में पाया जाता है। यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है पहला बारकर, दूसरा है शेवाइन, तीसरा है अरस्तु और चौथा है मैक्सी। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, अरस्तु। यह कथन अरस्तु का है, यह विचार अरस्तु का है कि क्रांति का कारण सदैव ही असमानता में पाया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया था? ऑप्शन में दिया है मार्क्स, हाब्स, लॉक और लास्की। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है दोस्तों, हाब्स। हाब्स ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को संयुक्त किया था। फिर अगला है, अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई थी। किसके द्वारा सुलझाई गई थी, इनमें से बताना है। इसमें दिया है हाब्स, लॉक, मार्क्स और रूसो। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, लॉक। जॉन लॉक के द्वारा अल्पसंख्यक मत की समस्या को सुलझाया गया था। सामाजिक समझौता सिद्धांत के तहत लॉक ने कहा है कि राज्य सर्वसम्मति पर आधारित होना चाहिए। तो अल्पसंख्यक मत की समस्या को लॉक ने सुलझाया इस प्रकार। फिर अगला क्वेश्चन है, लोकमत का आवश्यक रूप से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन में दिया पहला विवेक पर आधारित राय, बहुमत की राय या ऐसा राय जिनका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना हो, और चौथा है सभी संबंधित लोगों की राय। तो लोकमत का आवश्यक रूप से तात्पर्य, लोकमत का क्या मतलब होता है कि ऐसा राय जिसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय का कल्याण करना हो। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जनमत का एक अभिकरण नहीं है? जनमत का अभिकरण कौन नहीं है? इसमें दिया है प्रेस, न्यायपालिका, राजनीतिक दल और टेलीविज़न और रेडियो। तो इसका सही उत्तर क्या है? न्यायपालिका जनमत का अभिकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है एडम स्मिथ, बर्ग, हेराल्ड लास्की और टी.बी. स्मिथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? स्मिथ इसका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी, टी.बी. स्मिथ। टी.बी. स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया है। लोकतंत्र आंग्ल भाषा के शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतर है। डेमोक्रेसी शब्द दो यूनानी शब्दों डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोस का क्या मतलब होता है? जनता होता है, और क्रेसिया का मतलब होता है सत्ता, यानी कि जनता का शासन। तो आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन किसने किया था? तो आप जानते ही हैं, रूसो ने किया है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है? इसमें दिया है स्वतंत्र प्रेस, निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली, सांप्रदायिकता का अभाव और स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, निरक्षरता एवं दूषित शिक्षा प्रणाली। यह है स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा है, निरक्षरता और दूषित शिक्षा प्रणाली। फिर अगला क्वेश्चन है, यह कथन किसने कहा कि जनमत की निरंतर प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है? जनमत की लोकतंत्र प्रक्रिया ही लोकतंत्र की गतिशीलता है। ऑप्शन में दिया है डेविड ह्यूम, जे ब्राइस, कार्ल मार्क्स और एडम स्मिथ। तो इसका सही उत्तर क्या है? जे ब्राइस इसका सही उत्तर है, जेम्स ब्राइस। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की परेड की परंपरा पहली बार कब प्रारंभ हुई?
तो यह प्रारंभ हुई थी दोस्तों 1970 में पंजाब में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। राज्यपाल के समक्ष विधानसभा में बहुमत सिद्ध करने के लिए विधायकों की परेड की परंपरा 1970 में पंजाब में प्रारंभ हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है, दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। इसमें पहला है कि प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों पर पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। दूसरा है, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। तीसरा है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। और चौथा है, लोकसभा के स्पीकर को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों। भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। यह सही है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला है, संघात्मक शासन व्यवस्था का किसे विशेषज्ञ माना जाता है। ऑप्शन में दिया है C.F. स्ट्रॉग, H. फाइनर, केसी हुइयर और A.H. ब्रीच। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है दोस्तों, केसी हुइयर। केसी हुइयर को संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ माना जाता है। फिर अगला है, प्रस्तुत विकल्पों में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व है, यानी कि गुण है। ऑप्शन में दिया है पहला, लचीला संविधान। दूसरा है, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। तीसरा है, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। और चौथा है, संसदीय संप्रभुता। इनमें से कौन संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य यानी कि जरूरी तत्व है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 20 का सही है दोस्तों, कार्यपालिका तथा विधायिका का समन्वय। यह संसदीय शासन प्रणाली का अपरिहार्य तत्व है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि संसदीय शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए आदर्श स्थिति क्या है। इसमें दिया है पहला, एक प्रधान दल व्यवस्था का होना। एक प्रधान दल व्यवस्था का होना। दूसरा है, द्विदलीय व्यवस्था का होना। तीसरा है, एक दलीय व्यवस्था का होना। और चौथा है, बहुदलीय व्यवस्था का होना। तो संसदीय शासन प्रणाली को सफल बनाने के लिए सबसे आदर्श स्थिति क्या है? द्विदलीय व्यवस्था मानी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, दिए गए विकल्पों में से किस देश का संविधान नमनीय तथा विकसित है। ऑप्शन में दिया है पहला, जापान। दूसरा है ब्रिटेन। तीसरा है पाकिस्तान। और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ब्रिटेन का संविधान नमनीय और विकसित संविधान है। विकसित संविधान का उदाहरण माना जाता है ब्रिटेन का संविधान। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। तो आप जानते ही हैं, स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। फिर अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो भाग 4(1) में जोड़ा गया है। ये संविधान के भाग 4(a) और अनुच्छेद 51(a) में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों कि देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। देश में सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यह उद्देश्य है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का। फिर अगला है, संविधान के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों पर युक्त संगत प्रतिबंध रोपित कर सकती है। इसमें दिया है संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, संसद। संविधान के अनुच्छेद 17 और
14 को छोड़कर अन्य सभी अधिकारों पर संसद युक्त संगत प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, यह कथन किसका है? ऑप्शन में दिया है अरस्तु, टी.एच. ग्रीन, प्लेटो और लास्की। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है दोस्तों, लास्की। लास्की के अनुसार आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक मिथ्या है, कपोल कल्पना है। फिर अगला है, अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं है कि उन्हें लागू किया गया है। यह कथन संबंधित है अधिकारों के किस सिद्धांत से? इसमें दिया है पहला कानूनी सिद्धांत से, दूसरा है नैसर्गिक सिद्धांत से, तीसरा है आदर्शवादी सिद्धांत से और चौथा है ऐतिहासिक सिद्धांत से। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, नैसर्गिक सिद्धांत से, प्राकृतिक सिद्धांत से। अधिकार इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वे अधिकार हैं, वे अधिकार इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनको लागू किया जाता है। संबंधित है नैसर्गिक अधिकारों के सिद्धांत से। फिर अगला क्वेश्चन है, यह किसने कहा कि अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है? इसमें दिया है लास्की, आर.एच. टानी, आर.एच. सोल्टाउ और जी.डी.एच. कोल। तो इसका सही उत्तर क्या है? अधिकतम समानता स्वतंत्रता के लिए घातक नहीं बल्कि अनिवार्य है, ऐसा मानना है आर.एच. टानी का दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, आर.एच. टानी। फिर अगला है, किसने कहा कि स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है? बहुत ही महत्वपूर्ण और फेमस कोटेशन है, स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है। किसका कथन है? ऑप्शन में दिया है जे.एस. मिल, शीले, लास्की और लाक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, शीले। स्वतंत्रता अतिशासन का विरोधी है, यह कथन है शीले का। बार बार परीक्षाओं में आता है, आप उसे याद रखेंगे। फिर अगला है, निम्नलिखित में से क्या संविधान के अनुच्छेद 14 के न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है? इसमें दिया है संसदीय सर्वोच्चता, कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय और युक्त वर्गीकरण। तो इसका सही उत्तर क्या है? संसदीय सर्वोच्चता संविधान के अनुच्छेद 14 में न्यायिक निर्वाचन में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही है, संसदीय सर्वोच्चता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता, कानून का शासन, नैसर्गिक न्याय, युक्त वर्गीकरण का प्रावधान करता है। संसदीय सर्वोच्चता इसमें शामिल नहीं है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों को क्रीमी लेयर यानी कि संभ्रांत परत की पहचान की थी? इसमें दिया है बी.पी. मंडल आयोग, रामनंदन आयोग, काका कालेकर आयोग या मुंगेरी लाल आयोग। तो इसका सही उत्तर क्या है? पहला इसका सही है, बी.पी. मंडल आयोग। ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की पहचान किया था बी.पी. मंडल आयोग ने। बी.पी. मंडल आयोग का गठन कब हुआ था? 1979 में। फिर अगला है, संरक्षात्मक भेदभाव का विचार किससे संबंधित है? संरक्षात्मक भेदभाव इसमें दिया है स्वतंत्रता के विचार से, समानता के विचार से, न्याय के विचार से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? समानता से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, समानता के विचार। समानता के विचार से संबंधित है संरक्षात्मक भेदभाव। कुछ वर्गों को आरक्षण का प्रावधान आदि है संरक्षात्मक भेदभाव। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। इसमें दिया है राजनीतिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता, कानूनी समानता। यह किससे संबंधित है, इनमें से बताना है। तो राजनीतिक समानता किससे संबंधित है?
व्यक्ति के मत से संबंधित है। सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है, राजनीतिक समानता, सभी व्यक्ति के मत। अगला है सामाजिक समानता, यह भेदभाव का अंत करता है। फिर अगला है आर्थिक समानता, शोषण का अंत करता है आर्थिक समानता। फिर अगला है कानूनी समानता, कानून के समक्ष समानता। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है, आसान है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत किसका आवश्यक भाग है? इनमें से बताना है। ऑप्शन में दिया है ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत का, सामाजिक समझौते के सिद्धांत का, दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का, या शक्ति सिद्धांत का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सामाजिक समझौते के सिद्धांत का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौते के सिद्धांत से संबंधित है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को जॉन लॉक ने व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार माना है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला है कि इसका सकारात्मक उल्लेख अनुच्छेद 1 में था। तो यह पहले था, इसको हटा दिया गया है, तो यह सही है। संपत्ति का अधिकार पहले व्यक्ति का मौलिक अधिकार माना जाता था। इसको अनुच्छेद 19(1) में रखा गया था, लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इस समय यह अनुच्छेद 300(a) में रखा गया है। फिर अगला है, संविधान में अब इसका उल्लेख मात्र नकारात्मक अधिकार के रूप में है। तो यह भी सही है, दोनों इसके सही हैं। कानूनी अधिकार के रूप में इसको अनुच्छेद 301 में रखा गया है। तो ए और दो दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? इसमें दिया है पहला, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता एवं उसके आदर्शों के प्रति आदर। दूसरा है जन संपत्ति का संरक्षण करना। तीसरा है जन निर्वाचनों में मतदान करना। चौथा है वैज्ञानिक सोच विकसित करना। तो इसका सही उत्तर क्या है? जन निर्वाचनों में मतदान करना। यह मौलिक कर्तव्यों में शामिल है? नहीं शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। फिर अगला है, राजनीति के निम्नलिखित निर्देशक तत्वों में से कौन सा शब्दशः राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? इसमें दिया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। दूसरा है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। तीसरा है गायों एवं बछड़ों के वध का निषेध। और चौथा है वन एवं वन्य जीव की रक्षा। इनमें से कौन शब्दशः राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अनुच्छेद 49 में इसका प्रावधान है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण। यह शब्दशः राज्य की संवैधानिक बाध्यता है। महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए तीसरा दिया है अछूत प्रथा की समाप्ति। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल हैं। फिर अगला है सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। इसमें दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व, बहुदलीय व्यवस्था, मत संग्रह और यथोचित विधि प्रक्रम। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है और बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाया जाता है कि नहीं? फिर मत संग्रह संबंधित स्विट्जरलैंड से और यथोचित विधि प्रक्रम संबंधित है संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कराना है। सूची 1 में दिया है विधि का शासन, शक्ति पार्थक्य, प्राकृतिक अधिकार और एकत्ववाद, और सूची 2 में दिया है विद्वानों यानी कि सिद्धांतकारों का नाम। इनसे इनका मिलान कराना है। तो पहला है विधि का शासन। विधि का शासन किसने प्रतिपादित किया था? डायसी ने किया था दोस्तों। फिर अगला है शाक्ति पृथक्य यानी कि शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत, तो मॉन्टेस्क्यू ने किया था। फिर अगला है प्राकृतिक अधिकार, जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार है, ऐसा मानना है लॉक का। फिर एक तत्ववाद संप्रभुता से संबंधित है, जॉन ऑस्टिन से संबंधित है ये। तो इसका सुमेलन आप इस प्रकार से कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इसका सही होगा। इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से यह मत किसका है कि संप्रभुता एक अखंड वस्तु है, उसे विभाजित करने का मतलब है उसको नष्ट कर देना। यह किसका कथन है? ऑप्शन में दिया है गार्नर, गैटिल, कैल्हन और मैटलैंड। तो यह इसका सही उत्तर क्या होगा? यह कथन है कैल्हन का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। फिर अगला है निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन था? तो आप जानते ही होंगे। इसमें दिया है हाब्स, लॉक, रूसो या ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा हाब्स। हाब्स निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक था। फिर अगला है निम्नलिखित में से कौन एक संप्रभुता की विशेषता नहीं है? इसमें दिया है स्थायित्व, निरपेक्षता, अविभाज्यता और अंतर्भावना। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अंतर्भावना। यह संप्रभुता की अनिवार्यता या विशेषता नहीं है। फिर अगला है निम्नलिखित में से किसने इस दृष्टिकोण का खंडन किया कि संप्रभुता विभाज्य है? इसमें दिया है ऑस्टिन, लास्की, हाब्स और बोदा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लास्की बहुलवादी विचारक है, इसका मानना है कि संप्रभुता विभाज्य है। फिर अगला है कन्वेशन, काकस और प्राइमरी, इसका संबंध मुख्यतः किससे है? तो इसका संबंध है दोस्तों अमेरिकी दलों और चुनावों से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। कन्वेंशन, काकस और प्राइमरी का संबंध है अमेरिकी दलों और चुनावों से। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जहां व्यवस्थापिका मंत्रिमंडल के समक्ष दुर्बल है और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति के समक्ष दुर्बल है, यह विशेषता किसकी है? तो यह विशेषता है दोस्तों फ्रांस के 5वें गणतंत्र के संविधान की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। फिर अगला है समाजवादियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन राज्य का कार्य है? राज्य के कार्य इनमें से कौन है? पहला है शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखना, दूसरा है उत्पादन के साधनों का प्रबंध, तीसरा है धर्म का संवर्धन और चौथा है शिक्षा का विकास। तो धर्म का संवर्धन ये समाजवादी इसका समर्थन नहीं मांगते करते हैं, इसको राज्य का कार्य ही नहीं मानते हैं। तो तीसरा नहीं रहेगा इसमें से। पहला, दूसरा और चौथा इसका सही होगा। इनमें से ये ऑप्शन है, इनमें से बताना है सही उत्तर। तो पहला, दूसरा और चौथा सही होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। समाजवादियों के अनुसार धर्म का संवर्धन राज्य का कार्य नहीं है। धर्म को समाजवादी मान्यता नहीं देते हैं। मार्क्स ने कहा है कि धर्म अफीम के समान है। फिर अगला है कल्याणकारी सिद्धांत मानता है कि राज्य क्या है? ऑप्शन में दिया है पहला, ना माध्यम है ना उद्देश्य है, दूसरा है एक उद्देश्य है, तीसरा है एक माध्यम है और चौथा है एक अवयव है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कल्याणकारी सिद्धांत मानता है कि राज्य एक माध्यम है, व्यक्ति के विकास का एक माध्यम है राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो इसी क्वेश्चन के साथ दोस्तों हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।